कमेटी के जब चारों सदस्य पहले से ही मोदी जी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के काले कानूनों के साथ खड़े हैं, खेत और खलिहान की मोदी जी की साजिश के साथ, बेचने की साजिश के साथ खड़े हैं, तो ये कमेटी किसानों से न्याय कैसे करेगी? जो आंदोलनकारी किसान बॉर्डर पे बैठे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट कौन गया? सुप्रीम कोर्ट साथियों यही संगठन गया हुआ है। ऑल इंडिया जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये तो सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर है, तो पेटिशनर को ही कमेटी का सदस्य कैसे बनाया जा सकता है? साथियों, उस 4 सदस्यीय कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, उसका हमने अध्ययन करने का प्रयास किया और वो काफी चौंकाने वाला है, काफी अजीबोगरीब है, क्योंकि हमने ये पाया कि वो चारों सदस्य जो कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने तो पहले से ही सार्वजनिक तौर से ये निर्णय कर रखा है और बात कही है कि ये तीनों काले कानून सही हैं। किसानों से 3 काले कानून को खत्म करने वाली कमेटी के सदस्यों ने पहले ही ये कह दिया कि ये तीनों काले कानून सही हैं और किसान गलत हैं, किसान भटके हुए हैं। तो ऐसी कमेटी किसानों के साथ न्याय कैसे करेगी? ये प्रश्न एक नागरिक के तौर पर हमारे जहन में अवश्य उठता है। मैं एक एक करके आपको ये कागजात भी भेजूंगा। पहले सदस्य हैं कमेटी के अशोक गुलाटी जी। उन्होंने बाकायदा ये लेख लिखा और कहा कि ये तीनों कानून जो हैं वो बिल्कुल सही रास्ता और सही चीज है, और बड़े अजीबोगरीब तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहले से ही कह रहा हूं कि इन कानूनों के फायदे किसानों के समझ नहीं आ रहे। ये अशोक गुलाटी जी का कहना है। उसके दूसरे सदस्य हैं पीके जोशी साहब, जो शायद एक इंस्टीट्यूट के हेड भी हैं। उन्होंने भी ये लेख लिखा और वो तो एक कदम और भी आगे निकल गए। उन्होंने कहा ये कानून भी ठीक है और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। और आगे जाके उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार को खेती की उपज खरीदनी पड़ेगी तो सरकार के लिए तो यह संभव ही नहीं, सरकार को खेती की उपज खरीदनी ही नहीं चाहिए। तीसरे सदस्य हैं माननीय अनिल घनवंत साहब, जो एक संगठन के प्रमुख हैं। अब घनवंत साहब तो इससे भी आगे चले गए। वो तो जाकर मेमोरेंडम देकर आए, चिट्ठी लिखकर देकर आए, और उन्होंने ये कहा कि ये कानूनों से ही असली आजादी मिलेगी। यानी इन 3 काले कानून जो हैं वो ना केवल सही हैं, उन्हीं से आजादी मिलेगी, और वो इन काले कानूनों को लागू करने के हक में अपने संगठन के माध्यम से प्रदर्शन तक कर रहे हैं। चौथे जो मेंबर हैं उन्हें कहा कि वो ऑल इंडिया किसान जो कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो सरकारी एक कमेटी है, वो उसके चेयरमैन हैं भूपेंद्र सिंह मान साहब, और उन्होंने 14 दिसंबर को ये चिट्ठी लिखी बाकायदा, और वो मिलकर आए मंत्री जी से। और इस चिट्ठी में क्या लिखा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मान साहब ने उन्होंने लिखा, आज भारत की कृषि व्यवस्था को मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 3 कानून पारित किए गए हैं, हम उन कानूनों के पक्ष में सरकार का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं। ये तो मोदी जी की कमेटी के सदस्य हैं पहले से। ये नरेंद्र तोमर जी को भूपेंद्र सिंह जी, ये वो फोटो है, गए और ज्ञापन देकर आए कि 3 काले कानून लागू करिए। ये पूरा विश्वास था अपनी चीज के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए गवर्नमेंट अपने कंधे से बोझ को हटाकर
सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक कमेटी बनाने जा रही है, जिसको हमने आपत्ति की, विरोध किया। हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। दूसरी बात, वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं, और ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी, जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर हैं कि ये कमेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है, ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। तो हमने तय किया है कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। कमेटी का मतलब ये है कि जो हमारा एजिटेशन है, जहाँ इशू है, उसको ठंडे बस्ते में फ्रीज करना, और हम फ्रीज नहीं होना देना चाहते। हम इनडेफिनेट समय के लिए आए हैं, और जीतकर और शांतमय तरीके से जीतकर। कोई ऐसी बात नहीं है कि 26 जनवरी फाइनल है, ये है वो है, आगे जाएगा संघर्ष। जो अनियमित समय का है, इनडेफिनेट है, तो ये संघर्ष इनडेफिनेट रहेगा, पीसफुल रहेगा, बढ़ेगा संघर्ष, गिनती बढ़ेगी। आज 5 रास्ते रुके हैं, हो सकता है 10 दिन के बाद 10 रास्ते रुक जाए, और इसकी हमारी कोशिश भी है, और ये सारे देश में भी फैलाएंगे। कल दिल्ली ही नहीं, जो बड़े और शहर हैं जो हमसे दूर बैठे हैं, वहां भी इन कानूनों के खिलाफ ऐसे संघर्ष पीसफुल चलेंगे। इस तरह की बात प्रोजेक्ट हो रही है कि कोई लाल किले पे झंडा जाए, इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारा 26 का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा, नो डाउट, लेकिन ये आंदोलन 26 को समाप्त होने नहीं जा रहा है। हम लोग रपील के लिए जूझ रहे हैं, और 26 के बाद भी अगर ये कंटिन्यू करने की जरूरत होगी तो उसके बाद भी जारी रहेगा। एक और षड्यंत्र जैसे बताया मेरे साथियों ने, एक पिटीशन नहीं जो पाई है, उसमें हमको 8 ऑर्गेनाइज फिर नोटिस हो गया है। वो इसके लिए है कि 26 जनवरी को जो हम परेड करने जा रहे हैं, वो परेड ना हो वहां पे, उसके खिलाफ की पिटीशन डलवाई है। इसी बीच जो अदानी, अंबानी और दूसरे कारपोरेट हाउसेस की गुड्स और सर्विसेज का बाइकाट है, वो जारी रहेगा, और एनडीए पार्टनर बीजेपी और उसके पार्टनर के विरोध में देश में जो लहर बनी हुई है, वो जारी ही नहीं रहेगी और तेज होगी। और फाइनली 25-26 की तैयारी हमें चल रही है कि हमारा जो 26 जनवरी का प्रोग्राम है, दैट विल बी कंप्लीटली पीसफुल। हम पीसफुल थे, पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे। लेकिन जिस तरह से एक भ्रम फैलाया जा रहा है गांव-गांव में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कि शायद किसी दुश्मन के देश पे जैसे हमला करना हो, जैसे दिल्ली फतेह करने जा रहे हैं, लाल किले पे जा रहे हैं, पार्लियामेंट पे जा रहे हैं, ये ऐसी इररिस्पॉन्सिबल बातें ये संयुक्त किसान मोर्चे की बिल्कुल नहीं है। हम जो भी प्रोग्राम करेंगे टोटली पीसफुल होगा। जिसे आशा की किरण लोग मान के चल रहे थे, वो रेशम का फंदा निकला। और कोर्ट की बात को अगर समझना हो तो कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशन जो दिए हैं, मौखिक बात की है, उस पर मत जाइए। कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा है उसे देखिए, और जब उसे देखा तो स्पष्ट है कि ये वो नहीं था जिसका जनता को इंतजार था, जिसका किसानों को इंतजार था। लेकिन आपको 2-4 बात याद दिला दूं, हमें याद रखना चाहिए। नंबर 1, कोई भी किसान संगठन जो कि इस आंदोलन में जुड़ा हुआ है, वो कोर्ट के सामने नहीं गया था। कौन गया था? कुछ एक अनजान से वकील साहब गए थे, कोर्ट के सामने जाके कह रहे थे इन किसानों को उठा दिया जाए। वहां से सारा कोर्ट का मामला शुरू हुआ। ना सरकार गई, ना किसान गए। हाँ, जिन वकील साहब ने उठाया, उनके पीछे जब हरीश साल्वे जैसे वकील खड़े हो गए तो लोगों को लगा, माथा ठनका कि अरे हरीश साल्वे इतनी पिटीशन के ऊपर खड़े हैं, मतलब कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। खैर, कोर्ट के सामने न तो किसानों ने कोई पिटीशन डाली, ना ही कोर्ट के सामने किसी भी पिटीशन के अंदर ये कहा गया कि वार्ता सफल नहीं हो रही है, आप इसमें आइए ना, आप कुछ कीजिए ना। किसी ने नहीं कहा। 2 तरह की पिटीशन थी।
एक पिटीशन कोर्ट के सामने ये थी जो कह रही थी कि किसान यहाँ पे खड़े हैं, जनता को तकलीफ है, कृपया किसानों को उठाइए। दूसरी पिटीशन ये थी जो कहती थी कि ये कानून जो है वो गलत है, असंवैधानिक है, इन कानूनों को खारिज कीजिए। जहां तक दूसरी पिटीशन का सवाल है, कोर्ट ने कहा, और उसके बाद में कुछ पिटीशन ये भी आ गई कि ये कानून बहुत अच्छे हैं। अब अच्छे वाले को पिटीशन देने की क्या जरूरत है, मुझे समझ नहीं आया। खैर, वो उसके अंदर इंप्लीड हुए, वो उसके अंदर शामिल हुए। कोर्ट ने जहां तक संवैधानिकता का सवाल था, कोर्ट ने उसके बारे में कोई जजमेंट नहीं दिया है। ये कानून संवैधानिक है या नहीं है, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को दरअसल ये कानून बनाने का तो हक ही नहीं है। उसके ऊपर कोर्ट ने अभी कुछ नहीं कहा है। कोर्ट ने कहा इस बात को बाद में देखेंगे। हमारी उम्मीद थी कि कोर्ट इस पे कुछ कह सकता था, लेकिन कोर्ट ने वो नहीं कहा। तो फिर कोर्ट ने क्या कहा? पहले दिन से कोर्ट ने उस सवाल पे दिलचस्पी दिखाई जो दरअसल कोर्ट के सामने था नहीं, कि ये वार्ता किसानों और सरकार के बीच में क्यों नहीं हो रही है, हम इसके अंदर कुछ इस वार्ता को सुलझाएंगे, इस गांठ को सुलझाएंगे। किसानों ने नहीं कहा कि आप सुलझाइए, सरकार ने भी ऑफिशियली नहीं कहा, लेकिन पहले दिन से संदेह था। जब हरीश साल्वे खड़े हुए तो लगा कि मामला गड़बड़ है। फिर उसके बाद वार्ता के 8वें राउंड में जब सरकार ने खुद कहा कि अब मामला कोर्ट सुलझेगा, अरे आप वार्ता कर रहे हो, वार्ता की अगली तारीख दे रहे हो 15 तारीख की, और कह रहे हो कि मामला कोर्ट में सुलझेगा। तो बहुत लोगों के मन में शक हुआ, और शक ये था कि सरकार जो काम विज्ञान भवन में नहीं कर पा रही, कहीं सरकार ये उम्मीद तो नहीं कर रही कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट कर देगा। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डाल सकती है, नहीं डाल सकती, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बहुत लोगों के मन में सवाल उठा कि भाई मंत्री जी क्यों कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा? जो सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट उसे कैसे सुलझाएगा? मंत्री जी को कैसे पता कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर आएगा? क्योंकि सरकार की मंशा साफ थी पहले दिन से। सरकार क्या चाहती है, जिसे हिंदी में कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप मर जाए मतलब ये किसान जो बैठे हुए हैं सड़क पे, रोज रोज खबर आ रही है, टीवी पे न्यूज आ रही है, फोटो आ रहे हैं जो बड़े दारुण हैं, कहीं ये झंझट खत्म हो जाए, ये सरदर्दी खत्म हो जाए। सरकार चाहती है किसी तरह से किसान उठे, समस्या का समाधान वो नहीं चाहती, किसान उठ जाए, सरदर्दी खत्म हो जाए, आंदोलन समाप्त हो जाए, सरकार चाहती है। और लाठी भी ना टूटे मतलब कि ये 3 कानून वापस भी ना लेने पड़े। आखिर प्रधानमंत्री जी की इज्जत का मामला है भाई, कैसे वापस लिया जा सकता है? तो बहुत लोगों को लगा कि एक सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये काम विज्ञान भवन में तो हो नहीं पा रहा, कहीं सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा नहीं होगा, कहीं सुप्रीम कोर्ट के किए का ऐसा असर तो नहीं होगा। ये सवाल लोगों के मन में थे, लेकिन फिर भी बहुत लोग बड़ी उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को देख रहे थे। आपकी आवाज